नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट कोचिंग सेंटर में। और आप लोग को पता होगा दोस्तों कि सबसे एक वीडियो हम पहले डाले हैं ह्यूमन ब्लड पार्ट 1। उसमें ह्यूमन ब्लड के बारे में पूरा बताया गया है कि ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है, हर चीज़ के बारे में बताया गया है ब्लड का, ठीक है। अब इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं ह्यूमन ब्लड पार्ट 2। इसका ही सेकेंड चैप्टर है। और अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे होंगे ब्लड का, तो इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप जा कर के वहाँ से देख लीजिएगा, ताकि आपको ह्यूमन ब्लड के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। इसमें हम देखिए लेकर के आए हैं रक्त कोशिकाओं के प्रकार, ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे जो पहला होगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि पहला जो टाइप है वो क्या है, आरबीसीएस है ना, जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो आरबीसीएस का आप लोग को पता होगा कि आरबीसीएस क्या है, ठीक है। इससे क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है, कि आरबीसीएस का कार्य क्या होता है। आरबीसीएस जो प्रेजेंट होता है कहाँ होता है, आपके ब्लड में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस आरबीसीएस में ही क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और उस हीमोग्लोबिन के कारण आपके रक्त का जो होता है पूरा कलर लाल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण। और उस हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है आप लोग को बहुत अच्छे से पता है, चलिए इसमें हम देखते हैं, ठीक है। तो जो आरबीसीएस है उसका पूरा नाम जब हम देखेंगे, है ना, तो रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कैप्सूल बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। और इसका हम वैज्ञानिक नाम का बात करें तो वैज्ञानिक नाम जो होता है इसका, तो क्या होता है वैज्ञानिक नाम, देखिए एरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि जो लाल रक्त कोशिका है या फिर रेड ब्लड सेल है, आरबीसीएस है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो पूछा जाता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी खोज जो है ना, यानी कि जो एरिथ्रोसाइट्स है, आरबीसीएस जो है, इसका खोज किसने किया था, तो इसका खोज एंटोनी ल्यूमेन हॉक ने किया था, है ना, ठीक है। और इसकी शरीर में मात्रा देखा जाए, है ना, कि शरीर में मात्रा इसकी कितनी होती है, क्वांटिटी कितनी होती है ना। तो पुरुषों में अलग होती है और महिला में अलग होती है, ठीक है। अगर पुरुष की हम बात करें, मेल की बात करें, तो 4.5 से 5.5 मिलियंस, है ना, पर 100 ml होता है ना, पर 100 ml एसबी में होता है, ठीक है। यानी कि 100 ग्राम एसबी में, 100 ml एसबी में, है ना, 4.5 से 5.5 मिलियंस क्या प्रेजेंट होते हैं, आरबीसीएस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर महिलाओं की हम बात करें, फीमेल की बात करें, तो इसमें 4 से 4.5 मिलियंस पर 100 ml एसबी में होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा हो कि तीनों कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर मात्रा, है ना, कि तीनों कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर इसकी मात्रा क्या होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए तीनों कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर अगर मात्रा देखेंगे, तो जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आरबीसीएस। आरबीसीएस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है हमारे ब्लड में। इसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स की मात्रा होती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डब्ल्यूबीसीएस, है ना, यानी कि डब्ल्यूबीसीएस सबसे कम संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम साइज की बात करते हैं कि साइज कैसा होता है इसका, ठीक है, आकार, है ना, तो इसमें देखिए दिया है इसमें कि डब्ल्यूबीसीएस जो है वो क्या होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, और इसके बाद क्या होता है, आरबीसीएस, यानी कि आरबीसीएस की जो आकार होता है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आपको पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है, तो इसका आंसर होगा आपका डब्ल्यूबीसीएस, है ना। सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, तो कौन सा है, आरबीसीएस, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है आपका कि इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, है ना, यानी कि जो आरबीसीएस है या ब्लड है, तो उसका फॉर्मेशन क्या होता है, अस्थि मज्जा, जिसको बोलते हैं क्या, बोन मैरो। यानी कि अस्थि मज्जा मतलब हड्डियों का जो खोखला पार्ट होता है ना, हड्डियों का जो खोखला पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है। हड्डियों का जो खोखला पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिखाते हैं हम आप लोग को कहाँ पे है हड्डियों का खोखला पार्ट।
ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बोन मैरो यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, ये देखिए जूम नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हड्डियों का जो है वो खोखला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, और यहीं पे फॉर्मेशन होता है आरबीसीएस का या डब्ल्यूबीसीएस का। ठीक है, या प्लेटलेट्स का भी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम। इसका निर्माण जो होता है बोन मैरो में, और इसकी जो जीवन अवधि होती है, लाइफ स्पान जिसको बोलते हैं। ठीक है, लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि, है ना। तो आरबीसीएस का जो जीवन अवधि होता है वो 120 दिन का होता है, यानी कि यह 120 दिन तक कार्य करता है, इसके बाद ये डेड हो जाता है ना। और यकृत जो है, तो यकृत में क्या होता है कि आरबीसीएस हमेशा के लिए मर जाती है ना। इसकी मृत्यु जो है उसको देखें हम, तो यह यकृत में मरती है। लीवर में हमेशा के लिए मर जाती है, यानी कि रीजनरेट नहीं होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, ये तिल्ली या प्लीहा जो बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्प्लीन बोलते हैं। अगर इसमें यह मरती है, इसमें जाती है, तो ये रीजनरेट हो जाती है, यानी कि इसका पुनर्निर्माण हो जाता है ना। इसका रिपेयरिंग कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, कि इसका ग्रेवियार्ड कब्रिस्तान, है ना, आरबीसीएस या लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो यकृत या तिल्ली प्लीहा स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, और अगर आपका ऑप्शन में देता है कि यकृत, तिल्ली या फिर ब्रिक किसका है इसमें ऑप्शन, है ना, कब्रिस्तान का, तो इसमें से आपको तिल्ली टिक करना है। और अगर यकृत और तिल्ली दोनों देता है बौथ में, तो दोनों को टिक कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो स्प्लीन या तिल्ली जो होता है ना, वो कहाँ पे होता है, जस्ट गुर्दे से पीछे होता है। यहाँ पे देखिए इसकी स्थिति हम दिखा रहे हैं, कहाँ पे होता है आपका स्प्लीन। ये देखिएगा अभी इसमें दिखाई देगा आपको, ये देखिए दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इससे जस्ट पीछे, किडनी से जस्ट पीछे। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ किडनी है, इससे जस्ट पीछे ये स्प्लीन दिखाई दे रही है। ठीक है, और इस तरह से देखिए जो रक्त का प्रवाह है वो होते रहता है। ये चीज़ हम बताए थे फर्स्ट पार्ट में आप लोग को, है ना। यानी कि जो ब्लू कलर की ये वाहिकाएं हैं, है ना, वो क्या है, सिराएं हैं, वेंस जिसको बोलते हैं। और जो रेड है वो क्या है, आर्टरी है ना, जिसको क्या बोलते हैं, धमनियाँ बोलते हैं। तो जो धमनियाँ हैं उसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और फिर जो ब्लू कलर का है उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो जो शुद्ध रक्त है उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा रहता है, इसीलिए शुद्ध होता है, जिससे रेड कलर का दिखाई देता है। और ब्लू है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है हीमोग्लोबिन के साथ, इसीलिए ब्लू कलर का दिखाई देता है, जो कि अशुद्ध ब्लड होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे हम क्या देखते हैं कि जो स्प्लीन है ना, जो स्प्लीन है या तिल्ली है या प्लीहा है, उसको आरबीसीएस का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसीएस का ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आरबीसीएस का मात्रा जो है संचित रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो शरीर में बाहर निकलते हैं ब्लड वेसल्स में। ठीक है, इसीलिए आरबीसीएस का ब्लड बैंक जिसको कहा जाता है वो है स्प्लीन। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि स्तनधारियों जो मैमल्स होते हैं, है ना, तो मैमल्स के क्या होता है आरबीसीएस में, मैमल्स के आरबीसीएस में क्या होता है, केंद्रक अब्सेंट होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो भी कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, या मनुष्य के सभी कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है ना। इसमें एक्सेप्शन क्या है, किसको छोड़ करके, आरबीसीएस जो रेड ब्लड सेल हैं इनके, है ना, कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है। और इसका एक्सेप्शन क्या है,
एक देखिएगा कैमल एंड लेमा, है ना। कैमल यानी ऊँट जो है, और लेमा जो छोटी ऊँट होती है, पहाड़ों पे चलती है, ये इनके RBCS में जो होता है वो क्या होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कंपटीशन में ये चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बोलता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर चढ़ते जाते हैं, है ना, कि जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर चढ़ते जाते हैं तो स्प्लीन में पड़ी RBCS जो होता है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है तथा ऑक्सीजन को अवशोषित करके रखती है। इससे 10% RBCS बढ़ जाती है। यानी कि जैसे हम माउंटिंग करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, है ना, या फिर जैसे ऊंचाइयों पे जाते हैं तो क्या होता है कि हमारी रक्त दाब बढ़ने लगती है, और उस समय RBCS की संख्या या उसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाती है। तो RBCS क्या होता है, स्प्लीन में हमारा स्टोर रहता है बैंक के रूप में, तो क्या होती है, बाहर निकल जाती है रक्त कोशिकाओं में, रक्त वाहिनियों में, और उससे 10% RBCS इंक्रीज हो जाती है हमारी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आप, है ना, कि जो RBCS है वो रक्त का क्या होता है कि मुख्य कोशिका होता है, मेन सेल होता है। और RBCS के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये क्या होता है, दिमाग रहित हो जाता है, ब्रेनलेस होता है, इसमें दिमाग नहीं होता है, ठीक है, बिना दिमाग वाला होता है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए क्या बोल रहा है आपका, कि रात को सोते समय, है ना, रात को सोते समय 5% RBCS कम हो जाता है ना, कि रात को जब हम रेस्ट पीरियड में होते हैं ना, आराम करते रहते हैं, तो हमें शरीर में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम बेड पे पड़े रहते हैं आराम से, है ना। तो उस समय क्या होता है कि RBCS का उतना रिक्रूटमेंट नहीं होता ऑक्सीजन का, है ना, या फिर एनर्जी का हमें, है ना। तो उस समय 5% RBCS क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए आपका क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये जो RBCS है वो इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन क्या है, इसको आप याद कीजिए कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन जैसे है, तो ऑक्सीजन कैसे आता है, ऑक्सीजन गैस क्या है, जो फेफड़ा में आता है ना। सबसे पहले हमने नोज से क्या किया, हवा लिया, और वो हवा क्या हुआ, वेंट पाइप से होते हुए, है ना, श्वास नली से होते हुए सीधे कहाँ पहुँचती है, लंग्स पे पहुँचती है। और लंग्स में जो ब्लड होता है तो उस ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और उस हीमोग्लोबिन के साथ कौन बॉन्ड करता है, कौन बॉन्ड करता है हीमोग्लोबिन के साथ, ऑक्सीजन बॉन्ड करता है। और बाकी के जो गैस होते हैं, मिश्रित गैस, वो क्या होते हैं, नोज के थ्रू वापस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाता है, HbO2 बना लेता है, ठीक है, HbO2 बना लेता है। और वो HbO2 कहाँ फिर चल जाता है ना, ब्लड वेसल्स से होते हुए सीधे हार्ट में, और हार्ट से पूरे शरीर में पहुंच जाता है, ठीक है। फिर उधर से रिटर्न टाइम क्या होता है कि यही Hb जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉन्ड कर लेता है साथ में, और उसको पकड़ करके, है ना, HbCO2 बना लेता है ना, जिसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद वो सीधे हार्ट से लाता है, और हार्ट से लंग्स में, और लंग्स से नोज के थ्रू वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो है O2 है HbO2 फॉर्म में, और CO2 जो है वो HbCO2 फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ऑक्सीजन का वर्क है वो क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होकर के कोशिकाओं में पहुंचती है, तो कोशिकाओं में आप जानते हैं माइटोकांड्रिया पढ़े होंगे, जिसको माइटोकांड्रिया को एनर्जी का ऊर्जा घर कहते हैं ना, एनर्जी हाउस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ जा कर के क्या होता है, हम जो भी भोजन खाते हैं, है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उसको क्या करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ग्लूकोज के रूप में, है ना, फॉर्मेशन कर देता है, और वो कोशिकाओं में चली जाती है। उसी ग्लूकोज को, है ना, उसी ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीजन तोड़ता है, किसकी उपस्थिति में, है ना, ग्लूकोज रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन जानते हैं कि जलाने वाला होता है, तो ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है, यानी कि जलाता है इसको, और इससे क्या उत्पन्न होता है, CO2, H2O और ATP। ATP जो है वो क्या है, ऊर्जा है ना, ऊर्जा करेंसी है, ठीक है, ATP, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, ये आपको पता होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में तो घुलनशील है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है,
ठीक है, RBCS के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं इसमें कि सबसे ज़्यादा जो सोल्यूबल गैस है ना, सबसे ज़्यादा सोल्यूबल जो गैस है वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा घुलने वाला कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO गैस, ठीक है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO, जो क्या होता है कि हमारे रक्त में घुल जाता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। क्यों है, आप जानते होंगे, पढ़ते होंगे कि फैक्ट्री से धुआं निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, या चिमनी से जो धुआं निकलता है, या गाड़ियों से निकलती है, ठीक है। तो क्यों ऐसा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है तो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होकर के क्या बना लेता है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ठीक है। और ये ऐसे बना लेता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो क्या होता है कि जो हमारे कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होकर के, तो उसके जगह पे क्या पहुंच जाता है, CO। और जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो हमको एनर्जी नहीं मिलेगी, और हमको एनर्जी नहीं मिलेगी तो कोशिकाओं को एनर्जी नहीं मिलेगी, और कोशिकाओं से शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा, इससे क्या होगा, मृत्यु हो जाती है। इसीलिए जब भी हम सोते हैं, है ना, तो जो बंद कमरा रहता है तो बंद कमरा में हमें मोमबत्ती वगैरह या फिर हीटर वगैरह, अंगीठी वगैरह जला करके नहीं सोना चाहिए। ऐसे चीज़ नहीं जलाना चाहिए जो कि धुआं उत्पन्न कर रहा है। उससे क्या होता है कि आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवेश करने लगता है वायु के साथ, सांस के साथ, और आपकी मृत्यु हो सकती है, ठीक है। या फिर कभी कभी हम ट्रैफिक पे जाम लग जाती है, तो उस समय हम जो गाड़ी चलाते रहते हैं, AC वाली गाड़ियाँ, है ना, तो उनका विंडो भी हमें खोल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है जो कि हमारे लिए बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो RBCS है, RBCS, WBCS और प्लेटलेट्स, इन तीनों को मिला करके क्या बोला जाता है, रुधिराणु कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि जो लाल रक्त कणिका है, RBCS है, तो इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, है ना, इसकी कमी से या इसकी अधिकता से कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहला देखिए, RBCS की अगर कमी हो जाती है, लाल रक्त कणिका की आपके शरीर में कमी हो जाती है, तो आपको डिजीज हो जाएगी एनीमिया, है ना, जिसको बोलते हैं रक्ताल्पता, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि आपको डॉक्टर एडवाइस करेगा कि आप मेथी पालक ऐसे चीज़ खाओ जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो, ज़्यादा RBCS प्रेजेंट हो, ठीक है। सेकेंड है, देखिए क्या है, पॉलीसाइथेमिया, है ना। तो पॉलीसाइथेमिया क्या होता है कि इसमें RBCS बहुत ज़्यादा जब आपके शरीर में बनने लगे, तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा RBCS बनने लगता है, तो क्या होता है, वो बनकर टूटने लगता है, जिससे त्वचा पर क्या होता है, स्किन पर आपका काला धब्बा पड़ने लगता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, थैलीसीमिया, है ना। तो थैलीसीमिया एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है कि RBCS जो है 120 दिन की जगह पर 50 से 60 दिन में ही मर जाती है, और इससे खून की कमी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड को जो 120 दिन काम करना था वो 50 से 60 दिन में ही ख़त्म हो जाती है। तो इससे हमें शरीर में ब्लड की ज़्यादा आवश्यकता होती है RBCS की, ठीक है, और इससे खून की कमी हो जाती है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, देखिए WBCS, ठीक है। तो आप RBCS के बारे में सब जानकारी को पढ़ चुके। अब देखिए हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है क्या है, WBCS, ठीक है। तो WBCS को हम देखते हैं कि WBCS क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसको श्वेत रुधिर कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो खोज है, तो इसका खोज किया था किसने, विलियम एडिसन ने। इसका निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, अभी हमने दिखाया आपको। इसकी जीवन अवधि जो होती है, लाइफ स्पान जो होता है वो कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। और इसका जो होता है, इसका ग्रेवयार्ड, है ना, या इसका कब्रिस्तान कहाँ होता है, कहाँ मरती है, तो ये ब्लड में ही मर जाती है। जो ब्लड है उस ब्लड में ही ये मर जाती है, तथा रीजनरेट भी ब्लड में ही होती है, ठीक है। और इसके बारे में क्या जानते हैं कि यह रक्त की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। इसके आकार कैसा होता है, तो इसका आकार कैसा होता है, ये कैसा भी आकार को धारण कर लेता है ना।
इसको अगर क्वेश्चन में पूछता है तो कभी कभी दे देता है कि यह अमीबॉइड होता है, यानी कि अमीबा के आकार का होता है, यानी कि अमीबा भी कुटपाथ द्वारा प्रचलन करता है, गति करता है, तो कैसा भी आकार को शेप को धारण कर लेता है। ठीक है, अब इसकी मात्रा को देखते हैं। तो मात्रा इसका क्या होता है कि 8000 से 10,000 है ना पर 100 ml HB में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी औसत मात्रा देखा जाए तो RBCS देखिए 600 रहेगा, तो WBCS उसमें 1 रहेगा, और प्लेटलेट्स 40 होंगे। इसकी औसत मात्रा ये है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना। इसके बाद इसके साथ साथ क्या जानते हैं हम, WBCS का जो मेन कार्य है उसको जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है, बॉडी गार्ड सेल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, बॉडी गार्ड सेल। आप देखते होंगे जो नेता मंत्री रहते हैं, है ना, या और बड़े जो अधिकारी रहते हैं उनके पीछे पीछे क्या चलता है, बॉडी गार्ड चलता है ना। तो बॉडी गार्ड चलता है तो क्या करता है, उसके बॉडी को सुरक्षा करता है। कोई भी अगर उसको मारने लगे, दौड़ाने लगे, कुछ भी हानि होने लगे तो उसको सुरक्षा करता है, वो उसको ठोक देता है गोली उठा के। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वो बॉडी गार्ड का ही काम है। या जो सोल्जर होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो भी क्या करते हैं, दुश्मनों को मारते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, सोल्जर सेल या फाइटर सेल या बॉडी गार्ड सेल। तो ये किस तरह से कार्य करता है, देखिए हमारे बॉडी में जैसे भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगी हुआ या प्रोटोजोआ हुआ, ऐसे कारक जो हमें क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं, जो पैथोजन होते हैं, है ना, रोगजनक जो होते हैं, हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो ये WBCS क्या करता है, उसको मार देता है ना, उसका भक्षण कर देता है वो, जिससे हमारा क्या होता है, शरीर सुरक्षित रहता है और हमें रोग नहीं होता है और हमें रोग का आभास भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जिस स्थिति में WBCS उस रोगजनक को नहीं मार पाता है तो हमें रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा WBCS कमज़ोर पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं, इसको हम सोल्जर सेल या बॉडीगार्ड सेल या फाइटर सेल बोलते हैं, क्योंकि यह रोगजनक को मारता है, दुश्मनों को। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या है कि ये कैसा होता है, WBCS जो होता है वो फैगोसाइटिक प्रकृति का होता है, यानी भक्षण करने वाले। ठीक है, और WBCS के हम प्रकार देखते हैं कि WBCS के प्रकार कौन कौन से हैं भाई। ठीक है, तो आइए देखते हैं WBCS का प्रकार। ठीक है, देखिए वीडियो आप लोग का लंबा हो रहा है, लेकिन आप लोग जब तक इसको एक चैप्टर में ही नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम WBCS का जब प्रकार देखेंगे श्वेत कणिका का, तो ये सबसे पहला प्रकार जो है वो कैसा है, कणिकामय। कणिकामय यानी कि कणिका युक्त होगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रैन्युलोसाइट्स, है ना, ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रैन्युलोसाइट जो होता है कणिकामय WBCS होता है, वो कितने प्रकार का होता है ये जानते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है वो क्या है, बेसोफिलस, है ना। ये क्या है कि ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है ना। WBCS में WBCS आपके 5 प्रकार के हुए, है ना। तो इसमें मेन जो हुआ 2 प्रकार का, कणिकामय और अकणिकामय। तो कणिकामय में 3 प्रकार के और अकणिकामय में 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कणिकामय में पहला प्रकार जो है बेसोफिलस, तो ये कैसा है, ये सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला WBCS है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है कि जब भी कोई बाहरी रासायनिक पदार्थ, है ना, जब भी कोई बाहरी रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कहाँ जाता है, सीधे यकृत में जाता है। और यकृत जो है उत्तेजित होकर के, है ना, यकृत क्या होता है, उत्तेजित होकर के, ठीक है, हिस्टामिन, ठीक है, यकृत उत्तेजित होकर के क्या बनाता है, हिस्टामिन प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और हमें एलर्जी हो जाती है। उस हिस्टामिन प्रोटीन के कारण ही हमें क्या होती है, एलर्जी हो जाती है, जिससे त्वचा में ईच यानी खुजली होने लगती है और लाल चकते धब्बे बनने लगते हैं। ठीक है, ऐसा आपने अनुभव किया होगा। और इसके लिए क्या करते हैं हम, जब डॉक्टर से एडवाइस करते हैं, है ना, उनसे कंसल्ट करते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या दे देते हैं, एविल टैबलेट दे देते हैं। और उस एविल टैबलेट जैसे ही हम खाते हैं तो एविल टैबलेट कहाँ जाती है, यकृत में जाती है, और वो यकृत में जाएगी और यकृत में जा कर के हिस्टामिन जो बन रहा है प्रोटीन, उसको क्या करता है, हिस्टामिन प्रोटीन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जब खुजली होता है या एलर्जी होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, इसके बाद सेकंड टाइप देखिए, इसको न्यूट्रियोफेज, है ना, न्यूट्रोफिलस बोलते हैं, न्यूट्रोफेज, है ना। ये क्या होता है, WBCS का दूसरा प्रकार, यह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला WBCS है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में आके क्या करते हैं कि रोग उत्पन्न करते हैं, है ना, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में आके क्या करते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं,
और उस समय ये क्या करता है, उसका ये भक्षण कर देता है। कौन? न्यूट्रोफेज, है ना। क्योंकि यह फेगोसाइटिक नेचर का होता है। जैसे निमोनिया हुआ, है ना, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। इसका थर्ड टाइप क्या है? इसिनोफेज, है ना। ये क्या कहता है, ये जो होता है ये प्रोटोजोआ या वायरस, है ना। प्रोटोजोआ और वायरस से बहुत सारे हमारे शरीर में डिजीज होते हैं, रोग होते हैं। प्रोटोजोआ आप पढ़े होंगे, है ना, प्रोटिस्टा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो इससे जो रोग होते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा विग्लिना वगैरह होगा, ठीक है। तो इससे जो बहुत सारे रोग होते हैं या वायरस से जो वायरल डिजीज होते हैं, तो इस समय कौन करता है? इसिनोफेल्स जो WBCS होता है वो कार्य करता है, और जैसे शरीर में प्रवेश करता है तो वह इसे मार देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रकार है अकणिकामय अग्रेन्युलोसाइट्स, है ना, अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, अकणिकामय, ठीक है। तो इसका देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें पहला प्रकार जो है वो मोनोसाइट होता है ना, और दूसरा होता है लिम्फोसाइट होता है। तो मोनोसाइट्स जो होता है ये क्या होता है कि लार्ज होता है, यानी कि बड़ा होता है ना। किस में? आकार में। आकार में WBCS के आकार में सबसे बड़ा जो होता है वो मोनोसाइट होता है, और सबसे जो होता है छोटा WBCS में वो कौन होता है? लिम्फोसाइट होता है। तो आप पढ़े होगे लिम्फोसाइट के बारे में। अब इसमें देखते हैं इनका कार्य क्या है और ये क्या होते हैं। जो मोनोसाइट या लिम्फोसाइट होते हैं, तो जो हम टीकाकरण या वैक्सीनेशन कराते हैं, है ना, अभी जैसे कोविड का भी टीका लग रहा है ना, या फिर पोलियो का टीका, चेचक का टीका, हम हेपेटाइटिस का टीका लगाते हैं बहुत सारे, है ना। तो जो टीका लगाते हैं तो उसमें टीका जो वैक्सीनेशन कराया जाता है, तो आप लोग को पता होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो वैक्सीनेशन कराया जाता है या टीकाकरण कराया जाता है तो उसमें कोई दवा होता होगा जो हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल सोचना आपका गलत है। जो आप टीका लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं, उसमें क्या होता है? रोगजनक होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, है ना। और उस रोगजनक को आपको इंजेक्शन के माध्यम से या फिर टेबलेट्स के माध्यम से इंजेक्ट कराया जाता है आपके शरीर में, और वहाँ पर जाता है तो उससे क्या होता है कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र उससे लड़ता है, उस रोगजनक से, क्योंकि वो रोगजनक आपके शरीर में रोग फैलाने की कोशिश करता है, ठीक है। और जो वायरस है, बैक्टीरिया है, वो रोग फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है, कौन? जो WBCS है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, उससे लड़ेगा और लड़ने का प्रयास करेगा, और लड़ करके क्या करता है? उसको मार देता है। और मार करके ये जो मोनोसाइट है और लिम्फोसाइट है वो क्या कहते हैं कि मेमोरी सेल बनाती हैं, मेमोरी सेल, है ना, याददाश्त सेल। और वो सेल क्या करता है, वो कोशिका क्या करता है कि उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को, उस रोगजनक को याद करके रखता है। जब भी लाइफ में फिर दोबारा वो शरीर में प्रवेश करता है तो उसको तुरंत याद आ जाता है ना। कंप्यूटर में अपना टाइप करता है और फटाफट से निकाल लेता है कि अरे इसको तो हमने देखा था, वो आया था, हमको रोग फैला रहा था उस टाइम, और उसको याद कर लेता है। और उसका तरीका पूरा उसको मालूम रहता है कि उसको हम कैसे कैसे भगाए थे, किस तरीके से मारे थे, है ना। और इस तरीके से उसको मार देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, और वो हमको रोग का भी पता नहीं चलता है, ठीक है। जैसे आपके शरीर, आपके घर में, है ना, बिल्ली प्रवेश करे या चूहा प्रवेश करे या सांप प्रवेश करे, कोई भी प्रवेश करता है, तो आप क्या करते हो? डंडा से उसे मारते हो, या आग दिखाते हो, है ना, या फिर हल्ला करते हो, जैसे भी जिस मेथड को भी लगाते हो। अगर जब सबसे फर्स्ट टाइम में प्रवेश किया है तो आपको पता नहीं चला कि अरे कैसे भगाएं, आप आगे भगा जाओगे, है ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है, कि कैसे भगाएं, हानिकारक है या लाभदायक है, कैसे इसको भगाऊं, डर जाओगे आप, है ना। लेकिन पहली टाइम में किसी न किसी प्रकार से उसको बाहर कर दोगे, और जब आप अपना उपाय अपनाओगे उससे जो बाहर हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा कि अरे ऐसे भगता है, ठीक है। जब दूसरे टाइम में वही चूहा या वही बिल्ली या वही सांप प्रवेश करे तो आपको पता चल जाएगा कि अरे पिछले बार तो इसको हम इस टाइप से भगाए थे, और आप उसे तुरंत से भगा दोगे, ठीक है, आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक इसी प्रकार से मोनोसाइट और लिम्फोसाइट करते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में रोगजनक प्रवेश करते हैं और जिसका हम टीका लेते हैं तो उसके प्रति एक क्या होते हैं? सचेत रहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है ना, कि श्वेत रक्त जो कणिका है या WBCS है, इसका रोग कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट में जो है कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया, है ना, ल्यूकोपीनिया, ठीक है, ल्यूकोपीनिया कहते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोपीनिया जो डिजीज है वो क्या है कि WBCS की कमी होने पर, अगर हमारे शरीर में औसत से WBCS की कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है? ल्यूकोपीनिया डिजीज हो जाती है। और अगर WBCS कम हो जाएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो जाएगी,
है ना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा। आपको अगर नॉर्मल सा भी कोई बीमारी पकड़ता है या वायरस बैक्टीरिया इफेक्ट करता है आपको प्रोटोजोआ, तो आप तुरंत रोग से ग्रसित हो जाओगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपका प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर है, ठीक है। अनेक रोग के आप चपेट में आ सकते हो, ठीक है। और सेकेंड डिजीज क्या है आपका, देखिए दूसरा रोग क्या है, ल्यूकेमिया, है ना। तो ल्यूकेमिया जो रोग है वो कैसा है, WBCS की अधिकता होने पर, है ना, यानी कि WBCS आपका शरीर में बहुत ज़्यादा बनने लगा, है ना। तो इससे WBCS अधिक ज़्यादा बनने लगा, बहुत ज़्यादा बनने लगा, तो क्या होगा, आपका प्रतिरक्षा तंत्र तो बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाएगा कि जो कोशिका है, तो कोशिका आप सुने होंगे, और उस कोशिका में सेल वाले चैप्टर में इस चीज़ को हम बताएंगे आप लोग को कि सेल में क्या होता है, लाइसोसोम आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, ठीक है। तो कोशिका में क्या उपस्थित होता है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या होता है कि जब भी कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या रोगजनक या कोई भी ऐसा बाहरी पदार्थ जो हमारे शरीर को हानि पहुंचाता है कोशिकाओं में पहुंचती है, तो लाइसोसोम क्या करता है कि उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम में एसिड फॉस्फेटेज या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। और अगर वो ऐसे नहीं मरता है तो क्या करता है कि लाइसोसोम फट जाता है ना, ये थैली जैसे रहता है और फट जाता है, और फट करके उस कोशिका को ही नष्ट कर देता है पूरा, ठीक है। इसके बाद वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं या आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचिए आप कि WBCS जब बहुत ज़्यादा बनने लगेगा, तो WBCS बहुत ज़्यादा बनेगा तो लाइसोसोम भी बहुत ज़्यादा बनेगा, और लाइसोसोम बहुत ज़्यादा बनेगा यानी कि हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होगा, एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होगा, वो बहुत ज़्यादा बनेगा। और ये बहुत ज़्यादा जब बनेगा तो जो भी बाहरी पदार्थ हमारे कोशिका में प्रवेश करेगा, है ना, ये क्या करेगा, खुद को नष्ट कर देगा या फट जाएगा। तो जब इस टाइप से बहुत ज़्यादा WBCS फटने लगेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा लाइसोसोम फटने लगेगा, तो ये कोशिका मतलब कि ब्लड वाहिनियों में आ जाएंगे, ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे, और ये बाहर आ करके क्या करेंगे, RBCS, प्लेटलेट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, जितना भी ब्लड के कंपोनेंट हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, जो भी उनके संपर्क में आएंगे, है ना। क्योंकि क्या करेगा, ये बाहरी पदार्थ को मारने के लिए ये भूता जाएगा पूरा, जैसे इस पर भूत चढ़ गया हो, और उस समय जो भी उसके सामने आएगा उसको पूरा वो निगल देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा, पूरा गाढ़ा होने लगेगा आपका, ठीक है। और गाढ़ा होने लगेगा, और इससे क्या हो जाएगा कि बहुत सारा कोशिका आकर के उससे जुड़ने लगेगा, और बहुत सारा कोशिका जुड़ जाएगा, रक्त गाढ़ा होने लगेगा, गाढ़ा होने लगेगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गांठ बनने लगेगा। और गांठ बन जाएगा तो जब समझ जाओ कि आपका ब्लड वेसल्स है, उसमें अगर गांठ बन जाएगा तो रक्त बहेगा कहाँ से, है ना, नहीं बह पाएगा। और रक्त नहीं बह पाएगा तो फिर क्या होगा, आपका हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है, और मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट डिजीज क्या है, एड्स, है ना। एड्स जो होता है, एड्स के बारे में आप लोग काफ़ी पढ़े हो गए, है ना, ये HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है। और ये जो HIV वायरस होता है, इसका मुख्य भोजन क्या है ना, तो इसका मुख्य भोजन देखें हम तो क्या होता है, ये WBCS होता है। ये दूसरा क्या करता है, केवल WBCS को ही खाता है, ठीक है, इसका WBCS ही भोजन होता है HIV वायरस का, ठीक है। तो ये WBCS को ही खा जाएगा तो हमारे शरीर में औसत से कम हो जाएगा WBCS, और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, और उसकी चपेट में हम आ जाएंगे, या कोई भी बीमारी हमें जल्दी से पकड़ लेगी, ठीक है। इस तरह से देखिए हम आप लोग के लिए क्या किए हैं, कंटेंट तैयार किए हैं। बहुत ही मेहनत लगा है हमको इसको तैयार करने में आप लोग को, है ना। लगभग हमारे कम से कम 8 से 10 घंटा टाइम खींचा है पूरा, तब हम कहीं जा कर के आप लोग का ये बना पाए हैं, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, है ना। ऐसे बोल के समझाते हैं तो आप लोग को जो लिखा हुआ रहता है वो अच्छे से कंटेंट नहीं दिखाता है। इससे आप क्या करते हैं, अपना नोट भी बना सकते हैं अच्छे से, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम में आने लायक है वही सब चीज़ को इसमें बताया गया है ना, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ जाए, है ना। इसके बाद चलिए हम देखते हैं आगे। इसके बाद देखिए जो रक्त कोशिका का प्रकार है तीसरा, वो कौन सा है, प्लेटलेट्स है ना। तो प्लेटलेट्स है, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बिम्बाणु बोलते हैं, है ना। और बिम्बाणु का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, थर्मोसाइट्स है, थ्रोम्बोसाइट्स है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स इसका बोलते हैं। तो इसका पूछता है कि प्लेटलेट्स का जो है हिंदी नाम क्या है, तो बिम्बाणु, और अगर वैज्ञानिक नाम पूछता है तो थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। और देखिए अब प्लेटलेट्स का काम का है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है ना। अगर ये ना रहे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा,
ठीक है। ये क्या करता है, थक्का जमाने का कार्य करता है। देखते हैं कि आपको जब शरीर में चोट लग जाता है ना, कहीं भी चोट लग जाता है तो चोट लगता है तो ब्लड बहने लगता है, और ब्लड बहने लगता है बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे देखते हो कि कुछ देर में वो क्या होता है कि बंद हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, वो बस इसी प्लेटलेट्स के चलते होता है। अगर प्लेटलेट्स नहीं रहता है तो आपका ब्लड मेरा जो है थक्का नहीं जमता शरीर में, और थक्का नहीं जमता तो ब्लड बहते रहता लगातार, और ब्लड आपका पूरा बाहर निकल जाता है शरीर से, और आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके बाद देखिए जो इसका मात्रा है ना, तो महिला और पुरुष में क्या होता है कि 4.5 से 5.5 लाख प्रत्येक 100 ml HB में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। ठीक है। और इसके बाद देखिए इसका फार्मेशन जो होता है, तो फार्मेशन यानी कि निर्माण कहाँ होता है इसका, तो बोन मैरो में होता है, यानी रक्त का निर्माण आपका बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में, तो इसका भी हुआ। ठीक है। इसका डेथ जो होता है ब्लड का, तो कहाँ होता है, ब्लड में होता है। किसका, प्लेटलेट्स का। ठीक है। रीजनरेट कहाँ होता है, ब्लड में होता है। ठीक है। इसका लाइफ स्पान कितना होता है, लाइफ स्पान बताओ, तो इसका लाइफ स्पान कितना है, 8 से 10 दिन होता है। ठीक है। और इसका देखे थे WBCS का जो लाइफ स्पान होता है वो कितना, 2 से 4 दिन का होता था। ठीक है। और क्वांटिटी रेशियो देखते हैं अब अगर हम, कि प्लेटलेट्स का जो क्वांटिटी रेशियो है वो कितना कितना होता है, तो देखिए कि RBCS जो है वो कितना होगा, अगर 600 होगा तो WBCS 1 और प्लेटलेट्स 40। ये पढ़ चुके हैं आप, है ना। अब देखिए रक्त को थक्का जमाने वाले कारक, इसमें कौन कौन रक्त को थक्का जमाने वाले कारक होते हैं, किस में, प्लेटलेट्स में। ठीक है। तो पहला देखिए क्या होता है, कैल्शियम। जो प्लेटलेट्स होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, और ये कैल्शियम क्या कहते हैं, थक्का जमाने का कार्य करता है। ठीक है। और दूसरा जो है विटामिन, तो विटामिन कौन सा, विटामिन के, है ना। विटामिन के जो होता है वो क्या करता है, थक्का जमाने का कार्य करता है। इसके साथ प्रोटीन, तो प्रोटीन आप उस चैप्टर में पढ़ोगे प्लाज्मा वाले पार्ट 1 में, है ना, इसको आप देख लीजिएगा, है ना। तो प्रोटीन में है थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, और इसके बाद फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये सब मिल करके पांचों प्रोटीन आपस में क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बताता है, क्लोटिंग टाइम, है ना। तो यानी कि रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है। ठीक है। तो रक्त का थक्का जमने में कितना समय लगता है, देखिए 4 से 5 मिनट। कितना टाइम लगता है, 4 से 5 मिनट का। ठीक है। अब इसके बाद जब हम जानेंगे कि अगर क्लोटिंग करने वाले सभी तत्व मौजूद होते हैं हमारे ब्लड में, तो शरीर के अंदर ही क्लोटिंग क्यों नहीं हो जाता है, शरीर के बाहर ही क्यों क्लोटिंग होता है। ठीक है। तो इसका आंसर जानेंगे कि हमारा जो ब्लड होता है उसी में क्या होता है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है, एंटी क्लोटिंग फैक्टर, है ना। तो एंटी क्लोटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। तो एंटी क्लोटिंग फैक्टर कौन है, हिपेरिन है, हिपेरिन। ठीक है। और इस हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। ठीक है। और अगर इसका कमी हो जाता है, किसका, हिपेरिन का, एंटी क्लोटिंग फैक्टर का, तो हमारे शरीर के अंदर ही थक्का जमने लगता है। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमको एडवाइस क्या करता है या देता है, कृत्रिम हिपेरिन दे देता है ना, कृत्रिम हिपेरिन दे देता है, जिसका नाम क्या होता है, हीरोडीन होता है। देखो जिसका नाम हीरोडीन होता है। और यह हीरोडीन कहाँ होता है, जोंक आप सुने होंगे, लीच, है ना, तो लीच के लार में पाया जाता है, वहाँ से बनाया जाता है, और इसको हमको इंजेक्ट करता है, देता है। ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं इसका रोग। ठीक है। रोग कौन कौन सा होता है, किसका, प्लेटलेट्स का। देखिए प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, है ना। प्लेटलेट्स अगर कम होता है तो रक्त का बहाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि अब सीधा सा बात है कि प्लेटलेट्स क्या करता है, थक्का जमाने का काम करता है। तो प्लेटलेट्स अगर कम हो गया तो रक्त का बहाव बढ़ जाएगा। जब भी आप थोड़ा सा भी चोट लोगे रक्त आपका बहने लगेगा एकदम नदी जैसे, है ना। तो आप उससे क्या हो गया, परेशान हो जाओगे ना जी, पूरा ब्लड आपका शरीर का चला जाएगा। ठीक है। और थक्का नहीं जमने देगा, है ना। प्लेटलेट्स नहीं रहेगा तो ये थक्का जमाने वाला कोई नहीं है वहाँ पे। ठीक है। तो थक्का नहीं जमेगा। प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोब्लास्टिस बोलते हैं। देखिए, है ना, प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा बनने लगे शरीर में तो इसको थ्रोम्बोब्लास्टिस बोलते हैं। यानी कि थक्का शरीर के अंदर जमने लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा बन जाए प्लेटलेट्स तो शरीर के अंदर थक्का जमने लगेगा, हिपेरिन जो है वो भी काम नहीं करने पाएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं, एक रोग क्या होता है, हीमोफीलिया आप सुने होंगे,
है ना। हीमोफीलिया आप सुने होंगे, क्लास में हम कभी बताए भी थे और बच्चों को, और फिर इसका और भी चैप्टर बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे। तो हीमोफीलिया जो है इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। और एक क्यून बैक्टीरिया जो होता है, क्यून विक्टोरिया जो है महारानी, है ना, इस फैमिली में सर्वप्रथम पाया गया था, है ना। इंग्लैंड की महारानी है, इनके बारे में आप सुने होंगे, है ना। और इसे शाही रोग भी कहते हैं, शाही परिवार से उत्पन्न हुआ है। एक क्या है, जेनेटिक डिजीज है, आनुवंशिक बीमारी है। इसमें क्या होता है, इस बीमारी में कि प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाता है, जो प्लेटलेट का निर्माण है ना, वो बनना ही बंद हो जाएगा, जिससे थक्का नहीं जमेगा। अगर आपके शरीर में प्लेटलेट्स ही नहीं होगा तो थक्का बनेगा नहीं और मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बीमारी जो है वो देखिए क्या है, डेंगू, है ना। डेंगू भी आप सुने होंगे, डेंगू बुखार। ठीक है। तो डेंगू बुखार क्या होता है बताइए। डेंगू बुखार जो है वो मच्छर के काटने से होता है ना। तो मच्छर के काटने से होता है तो यानी कि मच्छर ही उसका रोगजनक नहीं है ना। मच्छर का इसमें कोई कसूर नहीं होता है। मच्छर बेचारा केवल अपना भोजन की तलाश में रहता है, लेकिन उसका जो पैर रहता है या उसका कोई भी पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि ये लटके घूमते रहता है। कौन घूमते रहता है, रोगजनक जो है, पैथोजन, है ना। तो डेंगू बुखार जो है वो पैथोजन अरबो वायरस से होता है। उस वायरस का नाम होता है अरबो वायरस। तो ये वायरस जो है वो इस डेंगू नामक मच्छर में रहता है। इस मच्छर का नाम होता है फीमेल एडिज इजिप्टी मॉस्किटो, है ना। फीमेल एडिज इजिप्टी मॉस्किटो। ठीक है। ये मच्छर रहता है जो कि आपको डेंगू बुखार बनाता है, डेंगू बुखार से ग्रसित कर देता है आपको, है ना। और इस मच्छर को क्या बोलते हैं, टाइगर मच्छर भी बोलते हैं, है ना। टाइगर मच्छर भी बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछता है कभी कभी, है ना, कि टाइगर मच्छर किसे कहते हैं, तो फीमेल एडिज इजिप्टी मॉस्किटो को बोलते हैं। और ये जो मच्छर है तो इसका इसमें तो अपना भोजन हो लेता है, रक्त केवल चूसता है, लेकिन जो ये अरबो वायरस होता है तो इसका जो भोजन है वो क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को खाता है ना। ये ऑमलेट नहीं खाएगा, ये प्लेटलेट खाएगा। ठीक है। ये प्लेटलेट्स को खाएगा। ठीक है। और प्लेटलेट्स को खा देगा, तो प्लेटलेट्स खाएगा तो आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो गया, और प्लेटलेट्स कम हो गया तो फिर क्या होगा, फिर से वही बीमारी, रक्त का बहाव बढ़ जाएगा, है ना। और इसके बाद नेक्स्ट बीमारी जो है वो क्या है, मलेरिया। देखिए, तो मलेरिया है तो इसका पैथोजन होता है, मलेरिया बीमारी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कि पैथोजन जो होता है इसका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम आप सुने होंगे, है ना, प्रोटोजोआ होता है। ठीक है। तो इसमें भी मलेरिया डिजीज होता है। वो मादा एनाफिलीज मच्छर जो रहता है अपना भोजन के तलाश में विचरण करती है और आपको, है ना, अपना निडल इंजेक्ट करती है, अपना चूसक अंग, और उसमें लार के साथ उसका क्या करता है, ये जो प्लाज्मोडियम है वो आपके रक्त में प्रवेश कर जाता है। ठीक है। और आपको मलेरिया नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है। तो आप लोग को ब्लड चैप्टर में बस इतना ही जानना था। ठीक है। इसके बाद ब्लड के प्रकार कौन कौन से हैं, इसका कार्य कौन कौन सा है, क्या है, ये सब और ब्लड का पार्ट 3 में हम बताएंगे आप लोग को। और ब्लड पार्ट 1, ब्लड पार्ट 2 ये कंप्लीट हुआ। आप लोग इतना चैप्टर में आप लोग ये समझ पाए आज का इस ब्लड पार्ट 2 चैप्टर में कि रक्त कोशिकाओं के कितने प्रकार हैं। तो रक्त कोशिकाओं के 3 प्रकार आप पढ़े हैं ना, RBCS, WBCS और प्लेटलेट्स। RBCS जो है इसका वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट्स, WBCS है इसका वैज्ञानिक नाम, प्लेटलेट्स है इसका वैज्ञानिक नाम, है ना, सभी का जाने। ठीक है। WBCS को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद ये जो है आपका प्लेटलेट्स है उसको क्या बोलते हैं, इसका भी सभी का हमने डिस्क्रिप्शन दिया, बताया। ठीक है। इससे कौन कौन सा रोग होता है, इसका उपचार कैसे किया जाता है। ठीक है। तो इसको हमने बहुत मेहनत से तैयार किया था, अपना ये लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से पूरा लिख करके टाइप किया, ताकि आप लोग को अच्छा कंटेंट मिल सके, है ना, हर जगह से इकट्ठा करके, और आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, पढ़िएगा और नोट भी बना लीजिएगा। ठीक है। और देखिए, हर जगह पे जाएंगे तो आप लोग कोचिंग करते होंगे, है ना, ट्यूशन करते होंगे, तो उसमें आप हर मंथ का पैसा देते होंगे, 1000 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, जो भी देते होंगे, है ना, तो ज्ञान मिलता होगा आप लोग को। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आप लोग को फ्री में ज्ञान दे रहे हैं यूट्यूब पे। तो इससे हमें
मेहनत का कुछ फल नहीं मिलता है, बस मेहनत का फल हमारा यही होता है कि आप एक हमारे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, लाइक कर देते हो और शेयर कर देते हो, तो बस वही हमारा परिणाम होता है इतनी मेहनत का। तो आप लोग से मेरा यही आग्रह है, यही विनती है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बन सके तो शेयर करें, है ना, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो यही हमारा फल होगा, यही हमारा वेतन होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना करें और इस चैनल से हमेशा जुड़े रहें, है ना, टैलेंट कोचिंग सेंटर से। इसमें हमेशा इसी तरह से कंटेंट आप लोग को मिलते रहेगा जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल होगा और इससे आप काफ़ी हद तक, है ना, हर सब्जेक्ट का तैयारी कर सकते हैं इस विषय में और फिर इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें इससे और सभी को शेयर करें। और साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे प्रतियोगिता का भी आयोजन करते रहते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने फ़िलहाल एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, है ना, और उसमें बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, है ना। हमारे पास लगभग 35 बच्चे भाग लिए थे और उसमें हम प्रोत्साहन राशि भी रखे थे, है ना। जो फर्स्ट लाया उसको 1000 रुपये, सेकेंड लाया उसको 500 रुपये और जो थर्ड लाया 200 रुपये, चौथे पाँचवें स्थान तक को प्रमाण पत्र दिया गया यहाँ से बना करके, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं अभी कि एक और कंपटीशन प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता रख रहे हैं। तो ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता ये व्हाट्सएप के माध्यम से होगा और पर डे हर एक भाग से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, मैथ के रहेंगे, मैथ के नहीं रहेंगे, आपके इंग्लिश के रहेंगे, ठीक है। और SST जैसे होगा, सोशल साइंस, इस टाइप से रहेंगे, है ना। 4-4 विषय का एक दिन में रहेगा और उसमें से 40 क्वेश्चन होंगे। तो 40 क्वेश्चन में आपको आंसर देना है। एक हफ्ते के अंदर जो सर्वाधिक प्रश्नों का उत्तर देगा सही उसको क्या किया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, है ना। प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, जो 10वें स्थान तक होंगे उनको सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा यहाँ से, है ना। तो इस तरीके से है आप लोग GK का इंक्रीज कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो इस प्रतियोगिता में आप लोग ज़रूर भाग लें और आप लोग को इसका लिंक भी मिलेगा और यूट्यूब चैनल से आप जब मेरा जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम क्विज चालू करेंगे तो आप लोग को इसका पता चल जाएगा। आप लोग ज़रूर जुड़िए और सभी को शेयर कीजिए, मदद कीजिए, है ना। और हमारी भी मदद करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बस धन्यवाद आप लोग का सभी का। और अगर यह वीडियो अच्छा लगी हो आप लोग को तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो ब्लड का पार्ट 3 बनाएं कि नहीं बनाएं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम आप लोग को स्क्रीन पे दिखा देते हैं। ये चीज़ हमने कुछ डाउनलोड कर रखा था आप लोगों के लिए, है ना। ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लड है ना, तो ये ब्लड का है ये साइज। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, है ना। स्क्रीन पे ब्लड दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स में देखिए किस तरीके से ब्लड बहते हैं, है ना। इसी में सब है। ये देखिए रेड ब्लड सेल है चपटे आकार का, ये वाइट ब्लड सेल है ना, और ये प्लाज्मा है, ठीक है, और ये प्लेटलेट्स हैं इस तरीके से, ठीक है। ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा है, जूम कर देते हैं आप लोग को, देखिए, ठीक है, इस टाइप से है। और इसके बाद देखिएगा और आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए ह्यूमन ब्लड है, यहाँ ब्लड वेसल से ये आ रहा है ना। और इस तरीके से पूरे बॉडी में ये क्या होता है, प्रवाहित होता है, बहते रहता है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्प्लीन है, यही है ना, जिसको प्लीहा तिली हमने अभी बताया, है ना। यहाँ देखिए रिसाइकल्ड हो रहा है ये स्प्लीन में, है ना, फिर से हो रहा है ना। और जब यहाँ पे लीवर में पहुँचता है तो यहाँ पे हमेशा के लिए डेड हो जाती है, ठीक है। इसी चीज़ को हमने अभी बताया था आप लोग को, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे है एंटोनी ल्यूहन हॉक, है ना, जिन्होंने क्या किया था, आपका RBCS का खोज किया था,
ठीक है। इन्होंने जीवाणु का भी खोज किया था, है ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे ये। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है यहाँ तक। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं जो, है ना, और जो सब्सक्राइब किए हैं और कमेंट करते हैं। ठीक है, और भी कोई चैप्टर चाहिए जो आप लोग को, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस चैप्टर पे वीडियो बनाइए सर, तो हम बनाएंगे ज़रूर और आप लोग का सहयोग करेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।